दोस्तों, वीडियो में दी गई हुई जानकारी मेरी निजी राय है। आपको अपना इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही करना चाहिए। एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे। अगर कल से आपकी इनकम या सैलरी स्टॉप हो जाए तो आप अपना घर कितने दिन तक चला सकते हो? 1 हफ्ते, 1 महीना, 3 महीने? अगर आपका जवाब 6 महीने से भी कम है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। As per RBI annual report 24-25, 78% of the Indian households are relying on single source of income, मतलब एक ही आवक का स्रोत है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया बता रहा है कि 2025 में जो SIP का इनफ्लो है वो 2.89 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। 45% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। मतलब लोग सेविंग कर रहे हैं, मगर फिर भी 10% से भी कम लोग पैसिव इनकम को, मीनिंगफुल पैसिव इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं। तो आज के ये वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपकी एज, सैलरी और गोल के मुताबिक हम कैसे मीनिंगफुल पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो, 50,000 हो या 2 लाख हो, देयर इज ए पाथ फॉर यू। ये पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम का मतलब है कि आप एक्टिवली वर्किंग नहीं भी हो, फिर भी पैसा आपके पास आ रहा है। इंडिया में पैसिव इनकम जनरेट करने के बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, रेंटल इनकम, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, FD एंड रिकरिंग डिपॉजिट, NPS, PPF, EPFO, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन। ये सारे सोर्सेज के थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। सोशल मीडिया में पैसिव इनकम रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे दिखाते हैं कि 1 लाख रुपीस पर डे, 1 लाख रुपीस पर मंथ, इंस्टेंट रीच, जीरो एफर्ट्स। ये सब झूठ है। पैसिव इनकम डज नॉट मीन जीरो एफर्ट्स। आप अपनी एक्टिव इनकम का थोड़ा बहुत पार्ट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हो। वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे एक एसेट बिल्ड करती है और वही एसेट बाद में आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देती है। चलो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप अपनी पैसिव इनकम कैसे जनरेट करके दे सकते हो। आप अपनी जो एक्टिव इनकम होती है उसका थोड़ा बहुत पार्ट अपनी स्किल या फाइनेंशियल एडवाइजर द्वारा दी गई जगह पे आप इन्वेस्ट करते हो, उसको टाइम देते हो और वो टाइम देने की वजह से एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट जनरेट होता है और वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट एक एसेट में कन्वर्ट करके देता है और वही एसेट बाद में आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देता है। चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एज वाइज, सैलरी वाइज हम पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आपकी एज 25 से 30 के बीच में है तो आपके पास एक टाइम है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है। इस एज ग्रुप में अगर आपकी सैलरी 10 से 20,000 के बीच में है तो पैसिव इनकम के लिए आपको एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको 1 से 2,000 रुपये की SIP स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको 3 महीने का एक इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा 30 से 60,000 के बीच का, और आपको अपने आप में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी सैलरी कम है। तो स्किल बढ़ा के आप कैसे आपकी सैलरी बढ़ा सकते हो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी 20 से 30,000 के बीच में है तो आपको आपकी SIP बढ़ा के 3 से 5,000 के बीच में करनी चाहिए। और अगर आपकी कंपनी में EPFO है तो आपको इसमें एनरोल करना चाहिए। और अगर आपकी सैलरी 30 से 50,000 के बीच की है, मतलब आप बहुत ही अच्छा कमा रहे हो ये एज ग्रुप में, आपको EPFO के साथ साथ NPS में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आपकी जो SIP है वो आपकी सैलरी के 20 से 30% इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस एज ग्रुप वाले लोगों को अपनी की स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए? उनको एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनको SIP में डिसिप्लिनरी मोड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनको अपना एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए और अपनी स्किल पे ध्यान देना चाहिए। अपनी स्किल बढ़ा के इनकम बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। बट ये सब करने की बजाय आज की युवा क्या करते हैं? राह देखते हैं कि कब मेरी इनकम बढ़ेगी तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, और फिर महंगे गैजेट्स, बाइक वगैरह की खरीदी EMI पर करते हैं और EMI के जाल में फंस जाते हैं। अब हम बात करेंगे एज ग्रुप बिटवीन 31 टू 35। अगर आप 31 से 35 के बीच में हैं तो ये आपका गोल्डन पीरियड है। आपके पास एक्सपीरियंस भी है और इनकम भी बढ़ रही है।
अभी इस स्ट्रेटजी को हम ब्रेक डाउन करेंगे सैलरी वाइज। अगर आपकी इनकम 10 से 20 हज़ार के बीच में है तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती है अपनी वाइफ और बच्चों की। बट फिर भी आपको मिनिमम 1,000 रुपये की SIP तो करनी ही चाहिए। आपको अपना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। आपको गीग इकोनॉमी सच एज रैपिडो, जोमेटो थ्रू एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करनी चाहिए और कुछ भी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स करके इनकम बढ़ाने का प्लान करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 20 से 50 हज़ार के बीच में है तो आपका डबल इंजन फेस है, जहाँ पे आपकी इनकम बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ रही है। यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 40-30-30। 40% into needs such as home loan, rent, grocery and bills, medical expenses. 30% into wants such as OTT subscription, shopping and weekend outing. And 30% into investment such as mutual fund, EPF, PPF. Second, आपको आपका टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। थर्ड थिंग्स, आपको आपकी जो SIP है उसको 10% से स्टेप अप करना चाहिए। एंड फोर्थ वन, आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके एक हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 50,000 से 1 लाख के बीच में है तो आप एक हाई पोटेंशियल जोन में हैं, जहां पे आप अपना फाइनेंशियल गोल बहुत ही इजीली एंड पैसिव इनकम का गोल बहुत ही इजीली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इनकम बहुत ही स्टेडी होती है। यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपकी इनकम का आपको 20-30% इक्विटी म्यूचुअल फंड प्लस रिट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको एक सेकंड हैंड प्रॉपर्टी के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक एज का बहुत ही बड़ा होराइजन है। तो आप अपना EMI उस तरीके से सेट कर सकते हैं जहां पे आपकी रेंटल इनकम एंड EMI बराबर के हो। आपको एक स्टॉक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए जहां पे आपकी डिविडेंड की जो भी इनकम है 10 से 15 हज़ार आपको डाउन द लाइन 5 इयर्स में मिल जाए। और आप जो भी फील्ड में है उसमें स्किल अपग्रेडेशन का कोई भी कोर्स करके इनकम बढ़ाने का एक प्लान करना चाहिए। तो इस एज ग्रुप में आपकी की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी इनकम ग्रुप। आपको एग्रेसिवली SIP में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसको रेगुलरली एवरी मंथ एवरी ईयर स्टेप अप करना चाहिए। आपको रिस्क में इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर ढूंढना चाहिए, आपको टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, आपको अपनी स्किल बढ़ाने के लिए कुछ सोचना चाहिए और आपको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में फंस के EMI के चक्कर में पड़ जाते हैं और SIP का स्टेप अप नहीं करते हैं। और दूसरा कि आप घर में मेन इनकम्स का स्रोत होते हो, आपके थ्रू मेन इनकम आती है घर में, तो आप टर्म इंश्योरेंस को बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करते हो। तो ये की मिस्टेक्स आपको इग्नोर करके आपकी जो की स्ट्रेटेजीज जो मैंने बोली है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। अगर आपकी एज 36 से 40 के बीच में है तो आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट क्लास, रियल एस्टेट एंड रिस्क इन्वेस्टमेंट, फैमिली प्रोटेक्शन, टैक्स एफिशिएंसी एंड SWP प्लानिंग। इस एज ग्रुप में आपकी एक स्टेडी इनकम होती है और जॉब सिक्योरिटी भी होती है और आप लेट नहीं हो, आपको इमीडिएट स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पे आपको 5 से 10 हज़ार रुपये की SIP इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको नॉन एसेंशियल EMI के चक्कर में फंसने की बजाय आपको हर साल वो SIP को स्टेप अप करना चाहिए। आपको प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आपके एल्डर्स को, फैमिली के एल्डर्स को एनरोल करना चाहिए और आपको एक सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम के बारे में सोचना चाहिए, जहां पे आप ट्यूशन, इंश्योरेंस एजेंट के साथ साथ आप जॉब के साथ साथ ये भी काम आप कर सको जिससे आपकी इनकम भी बढ़े। इस एज ग्रुप में अगर आपकी इनकम 50,000 से 1 लाख के बीच में है तो आपके पास मिड कैरियर स्टेबिलिटी है और एक स्ट्रॉन्ग इनकम इनफ्लो है। यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की SIP स्टार्ट करनी चाहिए, उसको 3 फंड में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप एंड इंटरनेशनल। आपको हर महीने 5 से 8 हज़ार रुपये रिट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको आपका NPS एंड सुपर एन्यूएशन को मैक्सिमाइज कर देना चाहिए और आपको अपने एक्सपेंस का 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। अगर कुछ भी हो जाए जॉब में तो आप इस फंड से 6 महीने तक सरवाइव कर सको। अगर आपकी इनकम 1 से 2 लाख के बीच में है तो इस एज ग्रुप में आप बहुत ही बढ़िया कमा रहे हो, आपकी एक हाई इनकम भी है और एक जॉब स्टेबिलिटी भी होती है और यहाँ पे आप अपना जो फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम का गोल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप अचीव कर सकते हो। आपको अपनी सैलरी का या इनकम का 30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट SIP, REITs और इंटरनेशनल ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
यहाँ पे आपको एक रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर लेनी चाहिए जो लेटर ऑन आपको एक रेंटल इनकम जनरेट करके दे। और थर्ड वन, आपका जो डीमेट अकाउंट है उसमें आपको हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके एक लेटर ऑन जो डिविडेंड इनकम जनरेट हो पाए ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस एज ग्रुप वालों की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इनकम सोर्स। उनको अपनी एसेट का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, उनको रियल एस्टेट और रिस्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनको अपना फैमिली का प्लानिंग करना चाहिए, उनको अपनी टैक्स की एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए और SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का भी प्लानिंग करना चाहिए। बट ज़्यादातर लोग क्या कॉमन मिस्टेक कर लेते हैं, वो लोग हेवीली रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जिससे उनको EMI का लोड बढ़ जाता है। सेकेंडली क्या करते हैं कि वो लोग ज़्यादातर FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो FD में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से उनको एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट लॉस हो जाता है और वो लोग ग्रिड्स का इन्वेस्टमेंट मिस आउट कर देते हैं जिससे उनको जो लेटर ऑन जो पैसिव इनकम जनरेट होती है वो नहीं मिल पाती है। अगर आपकी एज 41 से 45 के बीच में है तो यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत पैसा एज ए कॉर्पस इकट्ठा कर लिया होता है। आपको सिर्फ इतना ही करना होता है कि वो पैसे को एक्सेलरेट कैसे करें। और अगर हम ये सब चीज़ों को इनकम वाइज डिवाइड करें तो अगर आपकी इनकम 30 से 75 हज़ार के बीच में है तो आपके पास यहाँ पे 15 से 20 साल का एक कमाने का होराइजन है और इक्विटी मार्केट भी ऑन एन एवरेज 12% का इंटरेस्ट रेट से रिटर्न देता है। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको जो अपनी SIP से है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उसको FD में चेंज करने का सोचना भी नहीं चाहिए। आपको अपना जो रिटायरमेंट कैश फ्लो है वो SWP के द्वारा कैसे आप उसको मैनेज करेंगे उसके बारे में सोचना चाहिए। और आपको जो भी आपका हाई इंटरेस्ट डेब्ट है जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन और कोई अदर लोन्स, उसको कैसे इमीडिएटली और एज सुन एज क्लियर करें उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आपकी इनकम 75,000 से 2 लाख के बीच में है तो ये आपका एक पीक अर्निंग फेस है। यहाँ पे आपको अपनी जो भी एसेट्स अभी तक आपने बिल्ड की हुई है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर पाए प्लस एग्रेसिवली कैसे इसमें कैश फ्लो ऐड कर पाए उसके बारे में सोचना चाहिए। आपको आपकी सैलरी का 35 से 40% का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूएशन में रखना चाहिए और जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको ऑटो डिडक्ट मोड पे कर देना चाहिए सच एज SIP, STP, REITs, ETFs वगैरह वगैरह। और आपका जो भी NPS का जो और सुपर एन्यूएशन का जो भी डिडक्शन है उसको मैक्सिमाइज करना चाहिए प्लस एडिशनल 50,000 का भी जो भी NPS का डिडक्शन है उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्लस आपको जो भी अपना डिविडेंड का पोर्टफोलियो है जिसको आपने टारगेट किया था 10 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ उसको बढ़ा के 20 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ एट द एज ऑफ 55 आप कैसे बिल्ड कर पाओ उसके बारे में सोचना चाहिए। इस एज ग्रुप वाले लोगों की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि उनको अपना इक्विटी का पोर्टफोलियो मैक्सिमाइज कर देना चाहिए, उनको एक लिक्विड कैश फ्लो बना देना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस को मैक्सिमाइज कर देना चाहिए। बट ज़्यादातर मिस्टेक ये एज ग्रुप वाले लोग ये करते हैं कि जब मार्केट क्रैश होता है तो पैनिक में वो लोग सेल आउट कर देते हैं, तो वो जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो उनको नहीं मिल पाता। सेकंड, इस एज ग्रुप में मेडिकल एक्सपेंसेस कभी भी आ सकते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पे भरोसा नहीं करते हैं और लेते भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। और थर्ड वन, जो पैसिव इनकम के लिए जो भी डिविडेंड बेस्ड अकाउंट्स है, जो डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करना वो मिस आउट कर जाते हैं या अंडर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको भी एक आपको मैक्सिमाइज करना चाहिए। ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही करना चाहिए। अगर आपकी एज 46 से 50 के बीच में है तो आपके पास ईयर्स ऑफ की सेविंग है और ये सेविंग को कैसे आप स्मार्टली डिप्लॉय कर पाए उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम इसको इनकम स्लैब वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें तो अगर आपकी इनकम 30 से 75 हज़ार के बीच में है तो यहाँ पे आपका मेन फोकस ग्रोथ की बजाय प्रोटेक्शन प्लस कैश फ्लो पे होना चाहिए। आपको आपका इक्विटी का 20 to 30% डेब्ट या बैलेंस एडवांस फंड में ट्रांसफर कर देना चाहिए। आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस मैक्सिमाइज कर देना चाहिए और आपका जो रिटायरमेंट का कॉर्पस है जो मंथली सर्वाइवल के लिए आपको चाहिए उसका SWP के द्वारा प्लान करना चाहिए। और अभी तक आप रेंटल इनकम नहीं पा रहे हो या इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आपको रिट्स में इन्वेस्टमेंट करके आपका पैसिव इनकम के लिए जो भी रिटायरमेंट के टाइम पे आपको चाहिए होगी उसका प्लान करना चाहिए।
इस एज ग्रुप में अगर आपकी इनकम 75,000 से 2 लाख के बीच में है तो आप एक हाई अर्निंग इंडिविजुअल हो। यहाँ पे आपका फोकस वेल्थ क्रिएशन की बजाय वेल्थ मैनेजमेंट होना चाहिए। आपको अपना पोर्टफोलियो 50% इंटू इक्विटी, 30% इंटू डेब्ट एंड 20% इंटू रीट्स या डिविडेंड पे एलोकेट करना चाहिए। आपको अपना 4% एन्युअली रेट पे जो भी SWP है वो प्लान करना चाहिए। आपको ग्लोबल ETF का एक्सपोजर भी देखना चाहिए। इस एज ग्रुप में इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी इनकम स्लैब जो आपकी की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए इक्विटी का पोर्शन धीरे धीरे कम करके डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करना, SWP का प्लानिंग करना और रेंटल इनकम को इंक्रीज करना होना चाहिए। बट जनरली इस एज ग्रुप वाले लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो हेवीली इक्विटी में इन्वेस्टेड रहते हैं, जहां पे उनकी जो भी जमा की हुई कॉर्पस है वो कम होने का रिस्क रहता है। ये टेबल देखो और अपने आप को पूछो कि मैं ये कब स्टार्ट करूंगा जिससे मुझे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सके। ये दूसरा टेबल देखो, ये है परम्यूटेशन मैट्रिक्स एज ग्रुप एंड इनकम स्लैब वाइज जो हमने पूरे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और देखो कि कंपाउंडिंग का क्या बेनिफिट्स मिलता है। गलती करना सही है बट एक ही गलती को बार बार रिपीट करना फाइनेंशियल सुसाइड है। पैसिव इनकम के लिए जो टॉप 10 मिस्टेक्स ज्यादातर लोग करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज ग्रुप तो इनकम स्लैब ये इस प्रकार से। पहला, कई सारे लोग अपने फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल को लिखते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है उनको क्या करना है, उनका गोल क्या है। सेकंड, कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट की बजाय वो वेट करते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ेगी तभी मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। थर्ड, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते भी है वो SIP को स्टेप अप नहीं करते। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट करते तो है बट वो ज्यादातर FD में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिफ्थ, कई सारे लोग EMI और अननेसेसरीली लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। सिक्स, इमरजेंसी फंड, कई सारे लोग इमरजेंसी फंड ही नहीं बनाते हैं। कल जाके उनकी जॉब चली जाती है या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सेवन, टर्म इंश्योरेंस, कई सारे लोग 35 की एज में टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते हैं और लेटर ऑन 40 की एज में लेना चाहते हैं तब प्रीमियम डबल हो चुका होता है। 9, कई सारे लोग टैक्स का जो बेनिफिशियरी स्कीम्स है सच एस NPS PPS उसको इग्नोर करते हैं। 9, कई सारे लोग मार्केट की वेट करते रहते हैं कि मार्केट अच्छा होगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, बट ये एक मिथ है। 10th, कई सारे लोग लायबिलिटीज को परचेस करते हैं सच एस कार, ज्वेलरीज एक्सेट्रा। आपको एसेट बिल्ड करनी चाहिए ना कि लायबिलिटीज। अब मैं आपको एक आखिरी चीज बताना चाहता हूँ। पैसिव इनकम एक जादू नहीं बट एक सिस्टम है और ये सिस्टम सिर्फ उन्हें काम लगता है जो कंसिस्टेंसी चूज करते हैं। सैलरी बंद हो सकती है, जॉब जा सकती है, बिजनेस फेल हो सकता है, बट आपने जो एसेट बिल्ड की हुई है वो आपको पे करते रहेंगे। आज से ही स्टार्ट करो, चाहे 500 रुपये से ही सही। कंसिस्टेंस रहो, मार्केट अप हो या डाउन, और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। अगर मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस मिस हो ना जाए। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि आपकी एज क्या है, आपका इनकम स्लैब क्या है और आपने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट किया हुआ है या नहीं।